बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पोर्फिरियाज लवर। ये दरअसल पोइम है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के तरीके से लिखी गई है और इसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होंगी उनमें है समरी, एनालिसिस, देन हम देखेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है और ये पोइम किस तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आ रही है। देन मेजर थीम्स जो पोइम के हैं वो डिस्कस होंगे एंड देन हम देखेंगे कि पोइम की टोन, मीटर, राइमिंग स्कीम क्या है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हर वीडियो के नोट्स उसके PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको वहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पोर्फिरिया लवर लिखी किसने है और वो पब्लिश कब हुई। तो पोर्फिरिया लवर जो है वो इंग्लिश पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी और वो 1836 में पब्लिश हुई थी। दरअसल उनकी पोइम्स का एक कलेक्शन था मेन एंड वुमेन, उसी के अंदर भी ये पोर्फिरिया लवर भी पब्लिश हुई थी। ये पोइम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्पीकर है पोइम का, जो वो पोइम पूरी वो कहानी बता रहा है, वो बताता है कि किस तरह उसने अपने लवर का मर्डर कर लिया सिर्फ अपनी प्यार के खातिर। ब्राउनिंग जो है वो अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप के डार्क एस्पेक्ट को कवर करता है और ये पोइम भी उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। समरी एंड एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। जब पोइम स्टार्ट होती है तो रात का वक्त होता है और बारिश हो रही होती है। अब ये जो आई का वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है वो स्पीकर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ये पूरी पोइम स्पीकर अपने लफ्जों में बता रहे हैं। स्पीकर कहता है कि वो बाहर से तूफान की आवाज़ें सुन रहा होता है और उस तूफान की आवाज़ों से ऐसे लग रहा होता है कि उसका दिल भी उसी तूफान में डूब जाएगा, टूट जाएगा। इतनी देर में पोर्फिरिया उसके रूम के, उसके कॉटेज के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो उसके अंदर आ जाती है तो वो तमाम रूम के विंडोज़ और जो डोर होते हैं वो क्लोज कर देती है ताकि जो ठंड है, वो हवा है, वो बाहर रहे। ये जो लाइन है इसका पोइम में तो स्ट्रेट मतलब है, अगर हम इसकी डीप मीनिंग देखें तो हमें पता चलेगा कि दरअसल पोर्फिरिया के आने के बाद ना सिर्फ उस रूम में से कोल्डनेस और विंड खत्म हो गई बल्कि स्पीकर के दिल में भी एक वार्मथ की फीलिंग आने लग गई। उसने कमरे में आने के बाद, क्योंकि वो बारिश की वजह से भीग चुकी थी, उसने अपनी गीले कपड़े उतारे जिसमें उसका क्लॉक था, शॉल थी और उसने अपने डर्टी ग्लव्स, टोपी, ये सब उसने उतार के साइड पे रख दिया और फिर फाइनली वो उसके पास, स्पीकर के पास आके बैठ गई। अब जब हम देखते हैं कि पोर्फिरिया ने क्या क्या उतारा, क्लॉक, शॉल, ग्लव्स और हैट उतारी, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पोर्फिरिया किसी मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। क्योंकि उसके बाद स्पीकर वहाँ पे चुप करके बैठ गया और पोर्फिरिया है उसने अपना बाजू स्पीकर के वेस्ट के गिर्द रखा और उसने ब्लॉन्ड हेयर जो थे वो बालों को अपने हाथ से ब्रश करने लगी और उसके बाद उसने स्पीकर का जो सर था वो अपने शोल्डर पे रख दिया। पोर्फिरिया के बाल दरअसल ब्लॉन्ड येलो कलर के थे। उसने वो येलो कलर के बाल स्पीकर के फेस पर अपने शोल्डर पे फैला दिए और साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि वो स्पीकर से कितना प्यार करती है। अगली कुछ लाइंस हैं पोइम की, उससे हमें ये शो हो रहा है कि जो पोर्फिरिया है वो भी अपने लवर यानी स्पीकर के साथ टाइम गुजारना चाहती है, मगर उसका जो प्राइड है वो स्पीकर को ऐसे लगता है कि उसके रास्ते में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो अपने ख्वाहिशात का इजहार उस वक्त स्पीकर से नहीं कर पा रही। अगली कुछ लाइन में हमें ये पता चलता है कि पोर्फिरिया जहाँ से आई है वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी और वो पार्टी छोड़कर इस बारिश और तूफान के मौसम में उस अपने लवर स्पीकर से मिलने आई है। और जब स्पीकर उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत खुश नज़र आ रही होती है, उसकी आंखें प्राउड होती हैं उस मोमेंट में और स्पीकर को पक्का लग रहा होता है कि पोर्फिरिया उससे पूरे दिल से प्यार करती है। इसी फीलिंग में स्पीकर सोचता है कि उससे आगे क्या करना चाहिए। उसको लगता है कि वो मोमेंट जब वो पोर्फिरिया की तरफ देख रहा है वो सिर्फ उसकी है और वो किसी की भी नहीं है। शी जस्ट बिलोंग टू मी एंड ओनली मी। उसको देखते देखते स्पीकर के माइंड में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो हमेशा के लिए पोर्फिरिया को अपना बना ले। उसके लिए वो ऐसे करते कि पोर्फिरिया के लंबे येलो ब्लोंड बाल होते हैं वो उनको रस्सी की तरह ट्विस्ट करता है और उसकी नेक के गिर्द उसको घुमाता है और उसको 3 दफ़ा ऐसे घुमाता है कि उससे पोर्फिरिया का गला दब जाता है। स्पीकर आगे क्या कहता है कि इसके बाद पोर्फिरिया को कोई भी पेन नहीं फील हुई और स्पीकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि उसे पक्का यकीन है, वो श्योर है कि पोर्फिरिया अब बिल्कुल सुकून में चली गई है। और दरअसल इसका ये मतलब है कि उसने इस पोर्फिरिया को मार दिया है और उसके मारने के बाद हमेशा के लिए वो पोर्फिरिया को अपने पास रख लेगा और उसकी जो डेड बॉडी है वो इस बात का सबूत होगी कि पोर्फिरिया हमेशा अपने लवर यानी उस स्पीकर के पास रहेगी और उसको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर हमें एक पोजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन का आंसर मिल रहा है कि किस तरह उस जमाने के 19th सेंचुरी के जो
मेन थे वो वुमेन को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई एक चीज़ की तरह अपने पास रखना चाहते थे। उसके बाद स्पीकर क्या करता है कि वो उसकी गर्दन से दोबारा बालों को हटाता है और वो देखता है कि उसके चीक रेड हुए हैं। जब भी हम किसी को मारें, अलग घोट के मारें, तो उसके ज़ाहिरी बात है उसका फेस, उसके चीक रेड हो जाएंगे, मगर स्पीकर को ऐसे लगता है, पोर्फिरिया को खुशी हुई है कि वो हमेशा स्पीकर के पास रहेगी। उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पोर्फिरिया उसको देख के स्माइल कर रही है और वो बहुत खुश है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की तमाम मुश्किलात से आज़ाद होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लवर के साथ रहेगी। और जो लास्ट लाइन है इस पोएम की वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका ये मतलब है कि मैंने इतना कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी गॉड ने एक सिंगल वर्ड नहीं कहा, एक अपनी निशानी नहीं दिखाई। तो शो करना चाह रहे हैं कि अगर गॉड उस टाइम उस वक्त चुप रहा है तो इसका मतलब गॉड उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया है कि मैंने उस पोर्फिरिया को मार कर हमेशा के लिए अपना कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है। कोई भी पोएम जब ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टर ये होता है कि वो उसमें जो बात कर रहा होता है, जो पूरी स्टोरी बता रहा होता है, वो पॉइंट नहीं होता कि वो स्पीकर कोई और होता है। तो इस पोएम में भी हमें पता चल रहा है कि स्पीकर रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद नहीं है, बल्कि वो बहुत स्ट्रेंज, एक वायलेंट, गुस्से से भरा हुआ जालिम आदमी है जो अपने लवर का कत्ल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। सेकेंडली ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमेशा हमें जो दूसरा बंदा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्पीकर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन से पता चलता है। मैं आपको इस समरी बता रही थी तो आपने नोट किया होगा कि मैंने बोला कि जब उसने उसको मार दिया तो उसको लगा कि अब पोर्फिरिया जो है वो ब्लश कर रही है, उसके चीक्स रेड हो रहे हैं। ये सिर्फ स्पीकर को लगा, मगर सच में पोर्फिरिया मुंह घुटने की वजह से मर गई थी, इसलिए उसका फेस जो था वो फुल रेड हो रहा था। थर्डली ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो स्पीकर के अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो उसमें जितनी बातें हैं उससे हमें पता चल रहा है वो अपनी इस ख्वाहिश का बार बार इजहार कर रहे हैं कि वो उस वुमेन को, अपनी लवर को अपने पास एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, एक मटेरियल के तौर पे हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं। देखते हैं इस पोएम के मीटर को, राइमिंग स्कीम को। तो पहली जो बात है कि ये पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। हर लाइन में 4 पोएटिक फीट हैं। कुछ सिलेबल पे स्ट्रेस करना है और कुछ सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं करना है। जैसे कि पोएम की फर्स्ट लाइन है द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट, तो ये लाइन भी दरअसल आयम्बिक टेट्रामीटर को शो कर रही है। इस लाइन के कुछ स्पेसिफिक सिलेबल हैं वो स्ट्रेस्ड है और उनके साथ वाले कुछ सिलेबल हैं जो अनस्ट्रेस्ड रहेंगे। अभी देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम को। तो ये पोएम 5 लाइन के ग्रुप में डिवाइड हुई हुई है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पोएम की राइमिंग स्कीम हर ग्रुप की लिहाज से देखें तो हर ग्रुप की राइमिंग स्कीम ए बी बी बन रही है, मगर अगर हम पूरी लाइन्स को एक साथ देखें तो उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बन रही है ए बी बी, सी डी डी, ई एफ एफ। नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस पोएम के थीम्स हैं। थीम्स में लव, वायलेंस और कंट्रोल का थीम है। लव, वायलेंस और कंट्रोल का हमें ऐसे पता चलता है कि सबसे पहले वो जो पॉइंट है वो स्पीकर का ऐसा कैरेक्टर शो करा रहा है तो अपने लवर से बहुत प्यार करता है, मगर बेइंतहा प्यार करने के लिए उसको मार देता है। तो वहाँ पे हमें उसका वायलेंस पता चल रहा है और जब वो उसको मारता है और वो उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाह रहा है तो वो उससे हमें उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन और कंट्रोलिंग नेचर का पता चल रहा है। देन जो सेकंड थीम है वो सेक्सुअलिटी एंड हिपोक्रेसी का थीम है। ये पोएम एंड होती है तो उसमें लास्ट लाइन जो होती है वो ये क्या है कि एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड। इसका ये मतलब है कि उसने उसके इतने बड़े क्राइम, जुर्म के बावजूद उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली और जब स्पीकर के मुताबिक जब गॉड ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसने उसके डिसीजन को अप्रूव कर लिया। और सेक्सुअलिटी के हम थीम देखें तो पोएम में बेयर शोल्डर्स और बर्निंग किसेस जैसे वर्ड्स का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे हमें इस थीम का भी पता चलता है। ये 19th सेंचुरी में जब ये पोएम लिखी गई थी तो उस टाइम में ये होता था कि वुमेन अपनी मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। सो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। इसमें बहुत से डीप और हिडन मीनिंग्स थे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर आपको ऐसे लगे कि मैंने इस पोएम में मिस कर दी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।